तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जापान अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक के मैच के बारे में। तो जैसे ही दोनों टीम स्टेडियम में एंटर करती है, हमारे इसागी के तो यहाँ पे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इसागी ने अपने लाइफ में इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा था। वो पहले नेशनल्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था और आज वो जापान के अंडर 20 टीम के खिलाफ खेलने वाला है। और ये सारा सीन देखने के बाद हमारा इसागी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी रीन वहाँ पे आता है और उसे सिर पे दे मारता है और बोलता है कि भाई वो उसमें आ जाओ, और तुरंत उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसागी बॉल रिन को पास कर देता है, क्योंकि सामने की वजह से साई आ रहा होता है, और फिर से रिन यहाँ पे बॉल नागी को पास कर देता है और वो तीनों एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। और उसके तुरंत बाद रिन यहाँ पे बॉल बाचीरा को पास कर देता है और यहाँ पे बाचीरा बड़ी आराम से अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू हयाते को, यानी कि जो दूसरी टीम का मेंबर है, उसको चकमा दे देता है। और उसके बाद बाचीरा पास करने के लिए किसी प्लेयर को ढूंढता है, और क्योंकि इसागी सबके ब्लाइंड स्पॉट में था तो वो इसागी को पास कर देता है और ये पास इंटरसेप्ट कर लिया जाता है अंडर 20 जापान के कैप्टन के द्वारा, जो कि उनके टीम का सबसे बेहतरीन डिफेंडर भी है। इसी बात पे बाचीरा और इसागी दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि जापान की टीम का कैप्टन ओलिवर गोल बॉक्स के दूसरी साइड पे था, तो वो इतनी जल्दी यहाँ पे आ कैसे गया। और इसके बाद इसागी को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि बॉल कहाँ जाएगी, लेकिन बॉल तक सही टाइम पे सही जगह पे पहुँचना वो इम्पॉसिबल है जब तक वो अपने रिफ्लेक्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसके बाद यहाँ पे मैच फिर से स्टार्ट होती है और इस वक्त यहाँ पे बॉल ओटोया के पास होती है और वो पास करने वाला होता है इसागी को, लेकिन तुरंत उसके पास डराया आ जाता है उसे टैकल करने। ओटोया यहाँ पे बहुत कोशिश करता है कि वो डराया को चकमा दे पाए, लेकिन अपनी स्पीड और एजिलिटी के बावजूद भी वो उसे चकमा नहीं दे पाता, क्योंकि डराया उसी डायरेक्शन में आगे मूव ऑन करता है जिस डायरेक्शन में वो जाने वाला होता है। और डराया यहाँ पे इसी वजह से इसागी को ना पास करके यूकीमिया को पास करता है। यूकीमिया को टैकल करने वहाँ पे नीरू पहुँच जाता है, लेकिन यूकीमिया हम सबको पता है कि पूरे ब्लू लॉक में 1-on-1 में सबसे बेहतरीन है, तो वो यहाँ पे नेहरू को चकमा दे देते, लेकिन नेहरू अपनी स्पीड की वजह से फिर से उसके सामने आ जाता है और बॉल को ये उससे बहुत ही दूर फेंक देता है, जिससे वो नागी के पास चली जाती है। तभी दूसरी टीम का प्लेयर वहाँ पहुँच जाता है और इतने टाइम में नागी कुछ सोच पाता, रिएक्ट कर पाता। ओलिवर वहाँ पे पहुँच उस बॉल को छीन लेता है और एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है। साइड स्पीड में गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे रोकने पर यहाँ पहुँच जाता है चिगिरी, और इसके बाद वहाँ पे चिगिरी उसके सामने आके खड़े हो जाता है। इससे पहले चिगिरी कुछ रिएक्ट कर पाता, साई एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है अपनी टीम के सेंटर फॉरवर्ड को, और उस स्ट्राइकर को रोकने के लिए भी वहाँ पे कारासु पहुँच जाता है और वो फॉरवर्ड फिर से बॉल पास कर देता है साई को। और इस वक्त बॉल बहुत ही पास होती है गोल के, लेकिन साई को रोकने के लिए निको आगे आके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कुछ और टाइम मिल जाता है। और इसी टाइम में चिगिरी साई के पास पहुँच जाता है बॉल को छीनने के लिए, और इससे पहले कि वो दोनों मिल के साई से बॉल छीन पाते, साई एक बहुत ही प्यारा सा पास कर देता है जापान टीम के स्ट्राइकर को, यानी सेंडो को, बिल्कुल गोल के सामने, जो कि एक बहुत ही तगड़े किक के साथ गोल मारने वाला होता है। लेकिन गागामारू, जो कि ऑफिशियल मैच में पहली बार गोलकीपर बना था, वो गोल होने से बचा लेता है। बट इस गोल के चक्कर में बॉल फिर से वापस चले जाती है साई के पास, लेकिन क्योंकि इस वक्त साई एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन पे था, तो गागामारू रिलैक्स करता है कि यहाँ से बिल्कुल भी गोल नहीं मारा जा सकता। तो लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि साइन इस वक्त में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है वर्ल्ड का, तो वो इस पोजीशन से बिना किसी को पास किए गोल कर देता है। और ये बंदे एक स्ट्राइकर भी नहीं है, मिडफील्डर है, तो आप सोच सकती हो कि ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है यहाँ पे फील्ड के ऊपर। और इस गोल को देखने के बाद ब्लू लॉक के सारे प्लेयर चौंक जाते हैं और पब्लिक भी साई साई करके चिल्लाने लगती है। और इस मोमेंट पे इसागी को रियलाइज होता है कि इस गेम में सब लीड एक्टर नहीं है, बल्कि हम सब तो पहले लीड एक्टर है साई इटोशी। अब ये भले ही ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स के लिए कुछ नई बात हो, लेकिन रिन के लिए ये नया नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है फुटबॉल के पिच के ऊपर, और इसीलिए वो बोलता है कि वो सारे चीयर्स को स्क्रीम्स में बदल डालेगा। अब इतने तगड़े गोल के बाद अंडर 20 काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साई के मुंह के ऊपर खुशी की एक झलक भी नहीं थी। और वो यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं 3 बार गोल कर चुका होता, मैंने अपना टाइम और एनर्जी तुम सालों पर वेस्ट कर दी। और वो कहता है कि मैंने ऐसा पास किया था जिसे बंदर भी गोल कर सकता था, लेकिन तुमसे ऐसा भी नहीं हो पाया, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने खुद गोल करने की सोची। और यहाँ पे इसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है और रिन बॉल इसागी को पास कर देता है और एक दूसरे को पास करते हुए वो लोग डिफेंडर को चकमा दे रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से इसागी को पास ना करके पीछे पास कर देता है जहाँ पर बाचीरा खड़ा होता है, जिसे देख के दोनों डिफेंडर चौंक जाते हैं। इसके बाद रिन और बाचीरा जो एक दूसरे को शॉर्ट पास कर रहे थे,
एक साथ बढ़ रहे थे आगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि रिन के पास सिर्फ 2 ही डिफेंडर थे, तो इसका मतलब था कि अब 2 डिफेंडर को 3 स्ट्राइकर को रोकना था। इसके बाद बाचीरा एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है रिन को, और यहाँ पे रिन के पास मौका होता है कि वो सामने से एक बहुत तगड़ा गोल कर सके। लेकिन रिन और आगे बढ़ता है और साई इटोसी की तरफ कॉपी गोल मारने की कोशिश करता है, बट ऑपोजिट टीम का गोलकीपर यहाँ पे बार बार उसके गोल को बचा लेता है। इसके बाद रिबाउंड बॉल पहुँच जाती है यूकीमिया के पास। जैसे ही फिर से यूकीमिया के सामने नीरू वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इसी सिचुएशन में यूकीमिया नीरू को कंफ्यूज करने के लिए गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिससे उसको और इसागी को गोल शॉट मारने का मौका मिले। जैसे ही यहाँ पे यूकीमिया को शॉट मारने का मौका मिलता है, वो बहुत ही तगड़ा शॉट मार देता है, लेकिन ओलिवर बहुत ही तगड़ी डिफेंडिंग करता है और गोल होने से यहाँ पे बचा लेता है। लेकिन उससे पहले ही अपनी स्पिन की वजह से उटोया बॉल के पास पहुँच जाता है और गोल करने की दोबारा से कोशिश करता है, बट एक और डिफेंडर अपने फेस के थ्रू बॉल को रोक लेता है और यहाँ पे तुरंत इसके बाद बॉल रिबाउंड होकर नागी के पास पहुँच जाती है। जिसे रोकने के लिए 2 डिफेंडर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना नागी बॉल को ज़मीन के ऊपर टैप करके मारता है और एक बहुत ही तगड़ी किक के साथ यहाँ पे वो गोल मार देता है, जिसे देख के पूरी की पूरी ऑडियंस शेयर कर रही थी अंडर 20 जापान के लिए। वो सारी ऑडियंस शांत हो जाती है कि ये अचानक से क्या हो गया, और तुरंत इसी के बाद अंडर 20 टीम पूरे के पूरे डिसअपॉइंटमेंट में चली जाती है। और अब यहाँ पे इसागी सोचता है कि अगर उन लोगों को ऐसे गोल मारने हैं तो उन लोगों को अनप्रेडिक्टेबल प्लेस खेलने पड़ेंगे, मतलब वो और रिन को अपने अपने गोल्स के लिए अब खेलना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मैच फिर से शुरू होता है और इस बार रिन और साई ब्रदर्स का एक दूसरे से इनकाउंटर होता है, जिसमें कि साई अपनी तगड़ी ड्रिबलिंग के थ्रू आसानी से रिन को पीछे छोड़ देता है, लेकिन रिन भी तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट कर देता है। और इस स्ट्रगल के बीच साई उसकी टीम का प्लेयर पास मांग रहा होता है और इसागी रिन से बोलता है कि आई गॉट योर बैक। और इसी बात पे रिन का दिमाग खनक जाता है और वो बोलता है कि इसागी तुम इस सबसे दूर रहो, ये दोनों भाइयों के बीच की मैटर है। और अब इस स्ट्रगल के बीच में ना तो साई किसी को पास कर रहा होता है, ना रिन किसी की मदद लेता है, लेकिन एट द एंड साई यहाँ पे रिन को बहुत ही पीछे छोड़ देता है। और यहाँ पे हमारा इसागी यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है। वो पूरे फील्ड को एनालाइज करने के बाद वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता था कि साई यहाँ पे किसको पास करेगा, और वो पास होने से पहले पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसागी की चाल वो पहले ही समझ जाता है और वो गोल को डिफेंड करते हुए बॉल पास कर देता है कारासू को, क्योंकि कारासू ही है जो अपनी टीम को डिफेंडिंग फॉर्मेट से अटैकिंग फॉर्मेशन में लाता है। इसके बाद कारासू यूरी को पास करता है और यूरी कारासू को पास करता है, जिससे कि वो एक दूसरे को पास करके डिफेंडर को चकमा दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार ओलिवर भी उनके जाल में फंस जाता है, क्योंकि आखिर में वो पास करता है चिगिरी को, और भाई साहब चिगिरी अपनी स्पीड से सबको चौंका देता है और वो गोल के काफ़ी पास पहुँच जाता है। और जिसके बाद वो कारासू को पास करता है, क्योंकि उसके पास को कोई और प्लेयर था नहीं। लेकिन अचानक से साई वहाँ पे आ जाता है, पास को इंटरसेप्ट कर लेता है, और जैसे ही यहाँ पे साई ने वो पास इंटरसेप्ट किया, बॉल चली जाती है रिन के पास। लेकिन इससे पहले कि रिन गोल कर पाता, ओलिवर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे आप मानो या ना मानो, अंडर 20 टीम में सिर्फ ओलिवर ही है जो यहाँ पे डिफेंडिंग कर रहा होता है। और जैसे ही ओलिवर उसके पास आता है और गोल को डिफेंड करने की कोशिश करता है, और ओलिवर को यहाँ पे इस पॉइंट पे पता चल चुका था कि ब्लू लॉक के सारे 11 के 11 प्लेयर यहाँ पे सिर्फ गोल के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और इतने में यहाँ पे रिन को सपोर्ट करने के लिए पहुँच जाता है इसागी, जिससे ओलिवर को ऐसा लगता है कि रिन पास करेगा इसागी को, बट वो इस स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं फंसता और वो रिन का ही पीछे पड़ा रहता है और रिन के राइट साइड को ब्लॉक करता हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि रिन का डोमिनेंट लेग यहाँ पे राइट साइड है। लेकिन यहाँ पे अपना रिन साइड स्टेप स्पिन खेलता है, जिस वजह से बॉल लेफ्ट से होकर चली जाती है, और इसी बात से ओलिवर बिल्कुल भी चौंक जाता है। और इसी के साथ रिन एक बहुत ही तगड़ा गोल कर देता है और ब्लू लॉक की टीम 1 पॉइंट से आगे निकल जाती है। और इसी के साथ रिन के गोल करने के बाद सारे के सारे पब्लिक का रिएक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट हाफ के एंड होते होते ब्लू लॉक 1 पॉइंट से आगे चल रहा होगा जापान अंडर 20 से। और इस गोल के बाद जापान अंडर 20 को सच में पता चल जाता है कि उन लोगों का पाला किससे पड़ा है, जिससे अंडर 20 टीम के सारे प्लेयर्स अब सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ खत्म होने में सिर्फ अभी 5 ही मिनट बचे होते हैं। इसी के साथ गेम फिर से स्टार्ट होता है और इस टाइम जापान का फॉरवर्ड स्ट्राइकर साई को बॉल पास करता है, क्योंकि वापस दूसरे अंडर 20 के फॉरवर्ड को पास करता है। और जैसे ही टाराओ कॉर्नर में बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है, तो पीछे से इसागी भी आ जाता है डिफेंडिंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट मिनट में डिफेंडिंग के लिए उनका यही फॉर्मेशन था पहले से। उसके बाद वो चो को बॉल पास कर देता है, जो कि गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन गगामारू आराम से उस शॉट को कैच कर लेता है। इतने में हाफ टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन एक एडिशनल मिनट दिया जाता है और बॉल वापस से पहुंच जाती है साई इटोसी के पास। अब भी इस मूवमेंट पे ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स को पता चल ही गया था ये साई इटोसी को रोकने के लिए एक बंदा तो चलेगा ही नहीं, तो उसके लिए बाचीरा और इसागी दोनों उसे रोकने आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उन दोनों के बीच में से निकल जाता है और साई
बहुत ही तगड़ा पास कर देता है गोल के पास, जो कि सीडो के लिए होता है। लेकिन पास रिसीव होने से पहले ही वहाँ पर रिन पहुँच जाता है और पास को इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन इसी चक्कर में बॉल वापस साई के पास चली जाती है, जो बहुत ही तगड़े किक के साथ गोल एक्सैक्टली कर ही देता है। लेकिन आर्यो की लंबी टांगे यहाँ पर बहुत ही काम आ जाती है और वो गोल होने से रोक लेता है। और इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म होता है और ब्लू लॉक की टीम यहाँ पे लीड में होती है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने बात की कि फर्स्ट हाफ में ब्लू लॉक और अंडर 20 की जापान की टीम में क्या हुआ और कैसे ब्लू लॉक की टीम आगे निकल गई। और अगर आप लोगों को जानना है कि सेकंड हाफ में कैसे ब्लू लॉक ने अंडर 20 जापान टीम को मात दे दी, तो आप इस वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।